नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग जो प्राचीन इतिहास की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें गुप्त काल चल रहा है। गुप्त काल में हमने उनके कला, संस्कृति, समाज, इन सबको पिछले वीडियोज़ में देख लिया है। एक और सेशन होगा आज गुप्त काल पे। हम उस काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे। महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जैसा कि माना जाता है कि गुप्त काल की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी वो संपूर्ण प्राचीन इतिहास के काल में देखा जाए तो सर्वाधिक उन्नत थी। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर भी जिस तरह की खोज और अन्वेषण हुए वो पूरी दुनिया में उस काल में नहीं दिखाई देते हैं कहीं। तो देखते हैं इनको एक एक करके, क्या क्या खोजें हुई। विज्ञान के लगभग सभी शाखाओं में उन्नति दिखाई देती है गुप्त काल में। गणित के क्षेत्र में देखते हैं तो आर्यभट्ट और बराहमिहिर जैसे गणितज्ञ दिखाई देते हैं। आर्यभट्ट जिनके बारे में भी देखेंगे। खगोल के क्षेत्र में बराहमिहिर जैसे। रसायन में मेहरौली का स्तंभ, जिसकी पॉलिश आज भी उतनी ही चमकदार है। किन रासायनिक सम्मिश्रणों का प्रयोग किया गया उस पर कि उसकी पॉलिश की चमक आज तक बनी हुई है, ये भी एक बड़ी बात थी। चिकित्सा में आप देखेंगे धन्वंतरी, सुश्रुत, पालकाप्य जो कि एक पशु चिकित्सक था। धन्वंतरी आयुर्वेद के थे, फिजिशियन थे ये, और सुश्रुत एक ये शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे। इनका देखते हैं। भौतिकी में भी काफी उन्नति दिखाई देती है। कणाद ऋषि थे उसी टाइम के। तो इन सबको हम देखते हैं आज के सेशन में, जहां से प्रश्न आ जाया करते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम को देखते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 476 ईस्वी को पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में हुआ, जिसका एक नाम कुसुमपुर भी था। इनकी पुस्तकें क्या क्या थी, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक आर्यभट्टियम है, खगोल शास्त्र है। आर्यभट्टियम जो है ये खगोल शास्त्र आधारित है। दूसरी पुस्तक इनकी सूर्य सिद्धांत है, और एक है 10 गीतिकी। ये तीन इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनको बीज गणित का जनक माना जाता है। गणित में जो बीज गणित की शाखा है उसका जनक आर्यभट्ट को माना गया। भारत के पहले ऐतिहासिक खगोल शास्त्री हैं ये। इन्होंने कॉपरनिकस से बहुत पहले ही सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड सिद्धांत की परिकल्पना कर दी। कॉपरनिकस यूरोप में आप देखेंगे तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस परिकल्पना को स्थापित करते हैं कि सूर्य केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह जो है वो उसका चक्कर लगा रहे हैं। इसके पहले था क्या? यूरोप में पृथ्वी केंद्रित अवधारणा थी, यानी कि पृथ्वी केंद्र में है, जैसा कि चर्च ने बताया था यूरोप में वहां के पुनर्जागरण काल के पहले। बाकी सारे ग्रह सूर्य उसका चक्कर लगाते हैं। इस मान्यता को कॉपरनिकस ने पुनर्जागरण काल के बाद 16वीं शताब्दी में पलटा स्थापित किया। जबकि आप देखेंगे आर्यभट्ट इस मान्यता को 6वीं-7वीं शताब्दी में ही यह सिद्धांत जो है आर्यभट्ट दे रहे हैं, गुप्त काल में ही। उन्होंने उसी समय यह स्पष्ट कर दिया था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी सहित बहुत सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, उसका परिक्रमण करते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। इस बात को भी उन्होंने बता दिया था। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों को स्पष्ट कर दिया था उसी दौर में। इसके अलावा इन्होंने जो है, ये पहले खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण को बताया। इसके पहले धार्मिक कारण थे, मान्यताएं थी, पौराणिक मान्यताएं थी, लेकिन इन्होंने उसके स्पष्ट वैज्ञानिक कारण को बताया कि किस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, या अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो किस तरह से जो है चंद्र ग्रहण होता है। इन सारी परिकल्पनाओं को, वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को उसी समय आर्यभट्ट ने स्पष्ट कर दिया था। ये पहले खगोल शास्त्री हैं
जिन्होंने यह खोजा था कि पृथ्वी गोल है, यह भी बता दिया था इन्होंने, परिभ्रमण को बता दिया था जैसा मैंने बताया। ठीक है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। यह भी बता दिया कि चंद्रमा तथा दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उनमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। इतनी सारी वैज्ञानिक व्याख्याएं जो बाद के वर्षों में 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद यूरोप में दिखाई देती है, उन सबको इन्होंने 1000 वर्ष पहले ही स्थापित कर दिया था। उन सारी मान्यताओं को इन्होंने खोज लिया था, वैज्ञानिक मान्यताओं को। यह भी बता दिया था कि वर्ष की लंबाई 365 दिनों की है। पाई का इन्होंने सही मान निकाल लिया था, 3.411416। गणना की दशमलव प्रणाली का उल्लेख किया इन्होंने। दशमलव का जो आविष्कारक है उसको वो अज्ञात है, कोई उसके नाम स्पष्ट नहीं है उसका नाम, लेकिन इसका जो व्याख्या किया वो आर्यभट्ट ने किया, इसका उल्लेख किया है उन्होंने अपने ग्रंथों में। एक और खगोल शास्त्री थे उस समय के, बराहमिहिर। इनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ उज्जैनी में। इनकी पुस्तकें हैं पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक, विवाह, पटल और योग माया। ये पुस्तकें आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जामों में पूछी जाती हैं कि कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी है, बराहमिहिर की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन उनकी खगोल शास्त्र से संबंधित है, कौन ज्योतिष से संबंधित है। यह ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो थी वो खगोली गणनाओं पर आधारित थी। खगोल शास्त्री थे ये, तो खगोली गणनाओं के आधार पर इन्होंने ज्योतिष को भी विकसित किया, ज्योतिष के ज्ञान को भी विकसित किया, तो इन्हें ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में भी माना जाता है। फलित ज्योतिष के प्रणेता भी थे ये। फलित ज्योतिष वह ज्योतिष है जो भविष्य बताती है। इसके पहले ज्योतिष में खगोल शास्त्रीय अध्ययन आधार पर भविष्य की संकल्पना नहीं थी। गुणों को, व्यक्ति के चरित्र को, उनके ग्रहों का पड़ने वाले प्रभाव, इन सब की बात तो होती थी, लेकिन भविष्य की जो गणना थी वो फलित ज्योतिष में मिलती है सबसे पहले। तो इसका प्रणेता भी ध्यान रखिएगा, बराहमिहिर को माना जाता है। इन्होंने ही बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, आर्यभट्ट ने क्या किया था? आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ठीक, एक तरह से उसी बात को बराहमिहिर भी दोहरा रहे हैं, लेकिन ये एक और बात कह रहे हैं कि चंद्रमा भी जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक, वास्तु विद्या के भी महान आचार्य थे, वास्तुशास्त्र के भी ये महान आचार्य थे, ब्रह्मगुप्त। इनका जो जन्म था वो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में भीनमल में हुआ था। इनकी पुस्तक है ब्रह्मस्फुट खंड खाद्य, जिसका अनुवाद अगर अरबी में देखा जाए तो अल फजारी एवं अल अब्दनी ने किया है। इन पुस्तकों का अरबी में अनुवाद अल फजारी एवं अल अब्दनी ने। कौन सी पुस्तक है इनकी? तो ब्रह्मस्फुट एवं खंड खाद्य। विशेष क्या था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन पुनर्जागरण प्रबोधन के बाद 16वीं शताब्दी में दे रहे हैं, उस सिद्धांत को इन्होंने उसी समय परिकल्पित कर लिया था, कल्पित कर लिया था कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से फेंकी जाए तो नीचे इसलिए आती है क्योंकि पृथ्वी में एक स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण है। इस सिद्धांत को इन्होंने उसी समय दे दिया था। अरबों में ज्योतिष के प्रचार का श्रेय इनको दिया जाता है, क्योंकि इनकी पुस्तकों का जो है अरबी में अनुवाद हुआ, तो इसलिए ज्योतिष की विद्या अरब तक पहुंची इनकी पुस्तकों के माध्यम से। ये प्रसिद्ध नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। गणितज्ञ तो थे ही, नक्षत्र वैज्ञानिक भी थे ब्रह्मगुप्त।
यहां ब्रह्मपुत्र लिख दिया गया है, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त थे ये, ठीक, ब्रह्मगुप्त। या भास्कर प्रथम के समकालीन थे, एक और गणितज्ञ थे भास्कर प्रथम, उनके समकालीन थे ये। वृत्तीय एवं चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने ही वृत्तीय एवं चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। भारतीय ज्योतिष में आए विदेशी सिद्धांतों की इन्होंने आलोचना की, ठीक। विदेशी ज्योतिष जैसे कि रोमक और पोलिस, ये यूनानी ज्योतिष की विद्या है जो कि भारत की ज्योतिष में आई, इसकी इन्होंने आलोचना की ब्रह्मगुप्त ने। भास्कर प्रथम 7वीं शताब्दी में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे ये, आर्यभट्ट के बाद के थे, आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी के थे। आर्यभट्टियम पर अस्मक तंत्र नाम से इन्होंने टीका लिखी, आर्यभट्टियम पर, आर्यभट्ट की पुस्तक। अब आते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के चिकित्सक थे ये, फिजिशियन की तरह थे ये, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। सुश्रुत, ये गुप्त काल में शल्य चिकित्सक थे, ठीक है, सर्जन थे ये। वाग्भट, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? तो वाग्भट्ट ने की है। चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट्ट को आयुर्वेद त्रयी कहा गया और इनकी रचनाओं को बृहत त्रयी कहा गया, ठीक। पालकाप्य, ये पशु चिकित्सक थे गुप्तकालीन, इन्होंने लिखा हस्त्यायुर्वेद, हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा हाथियों के इलाज पर। नवनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई, ये भी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। नवनीतकम कब लिखा गया? तो गुप्त काल में। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ था ये, जिन्होंने स्थापित कराया था मेहरौली में। ठीक, ये धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसलिए माना जाता है कि इस पे जो पॉलिश थी, उसकी पॉलिश इतनी चमकदार थी कि वो आज भी उसकी चमक बनी हुई है। तो ये था गुप्त काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब जो है आगे के जो सेशन होंगे वो हमारे गुप्तोत्तर काल, फिर जिसमें कि हम देखेंगे कि सामंतवाद की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। सामंतवाद की प्रवृत्ति की वजह से गुप्त काल के ही राज्यों से फिर छोटे छोटे कई सारे राज्य निकल कर आते हैं। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसमें मल्लभी के मैत्रक, थानेश्वर का वर्धन राजवंश, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अब कुछ उसके बाद फिर जब ये गुप्तोत्तर काल हो जाएगा, गुप्तोत्तर काल के बाद फिर दक्षिण भारत के इतिहास पे आएंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल पहले देखेंगे, चोल चेर पांड्य उस समय के, फिर उसके बाद के जो दक्षिण के राजवंश हैं 8वीं 9वीं 7वीं शताब्दी के, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सबको पढ़ेंगे। इन सबको करने के बाद फिर राजपूत काल पर आएंगे, वहां से भी काफी प्रश्न बनते हैं, उन सबको देखेंगे। इस तरह से प्राचीन इतिहास का जो सेक्शन होगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, बीच बीच में काफी गैप हो जा रहा है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि सेशन कंटिन्यूएशनली हो, एंशिएंट हिस्ट्री के भी जो वीडियोज हैं लगातार आएं और आप लोग इससे लाभ ले सकें। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।